नमस्कार। हमारे हार्दिक अभिनंदन चैनल में जो विशेषतः साहित्यकारों के ऊपर बना हुआ है, उनकी दैनिक दिनचर्या, उनका रहन सहन, उनकी सामाजिक परेशानियां, सृजन में आने वाली कठिनाइयां और साहित्यकार किन परेशानियों के साथ में सृजन यात्रा करता है, आगे बढ़ता है और क्या परिवर्तन समाज को देता है, क्या महसूस करके वो उनमें परिवर्तन लाना चाहता है। इस निमित्त हमारा चैनल लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में आप आज हमारे यहाँ कानपुर की एक प्रमुख साहित्यकारा हैं, जो केवल साहित्यकारा ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ की एक समाज सुधारक संस्थान भी चलाती हैं और दिन रात कभी भी उनसे कोई मदद की गुंजाइश रख सकता है, वो सहयोग करने में अपने जीवन के दुखों से ऊपर उबर कर उन्होंने लोगों की मदद करने का जो हौसला ठाना हुआ है वह अद्भुत है, अपूर्व है। आइए मिलते हैं हमारे यहाँ की एक प्रमुख साहित्यकार, गीतकार और कविताकार सुषमा सिंह सेंगर जी से। नमस्ते दीदी आपको। नमस्कार। और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार जी दीदी, आपने की शैक्षिक योग्यता रही है एमए इतिहास, शिक्षा शास्त्र, बीएड, टीईटी और एलएलबी भी आपने किया है। जी जी। तो आपने एलएलबी करके, आपका व्यक्तित्व तो बिल्कुल वकीलों वाला है, फिर आपने एलएलबी करके उधर क्यों नहीं गई आप? क्योंकि वहां पर जो सिस्टम चल रहा है एलएलबी में वो एक ढर्रे पे चल रहा है। ठीक। हम चाह के भी उसको सुधार नहीं सकते, इसलिए अगर हमें पता है कि कीचड़ है सामने तो दो रास्ते हैं, या तो उसमें हम कंकड़ फेंकें और हमें पता कंकड़ फेंकने पास मेरे ऊपर ही आना है, तो और दूसरा रास्ता हम उसको कीचड़ को साफ करें। चूंकि वो कीचड़ इतना ज्यादा हो गया कि वो हम साफ नहीं कर सकते और कंकड़ फेंक कर अपने ऊपर छींटे भी नहीं ले सकते, इसलिए उस लाइन में नहीं। मतलब जब आपने पढ़ाई की तो उसी दौरान आपने ये सब भी समस्या महसूस करी? पढ़ाई तो हमने इसलिए की थी, हमारा मकान का एक मैटर था, तो एक उसमें केस लगा, तो जिन जिन वकीलों को हमने बुलाया तो वो फोन तो उठा लेते थे, बाद में मैं यहाँ व्यस्त हूँ, मतलब तारीख के टाइम पे मैं यहाँ व्यस्त हूँ, मैं बाद में आपको डेट बता दूंगा, ये करते थे, तो मैंने एलएलबी डाल दी। अच्छा, अपनी समस्या को हल करने के लिए आपने खुद एलएलबी किया? अभी वो केस चल रहा है, मेरी एलएलबी पूरी हो गई। ओहो, तो आपको अपना केस फिर खुद लड़ना चाहिए था। नहीं तो मैं हर डेट पे जाती हूँ, लेकिन वहां वही बात है कि वो सेकंड पार्टी बिल्कुल नहीं आ रही है, और पता लगा कि अगर हम इसको जब अपनी तरफ से करवा लेंगे तब वो उनका वकील आके एक एप्लीकेशन दे जाएगा कि हमें एक मौका दिया जाएगा, तो फिर रीओपन होगा। तो जब रीओपन ही होना तो हम भी केवल डेट ले रहे हैं, जो धर्रा चल रहा है वही चला रहे। बताइए, एक वकील होने के साथ आपको उसी डर्रे में बहना पड़ रहा है। नहीं तो करें क्या, जब भाई सिस्टम वो बना हुआ है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने के बाद फिर से सेशन कोर्ट में डाल सकते हैं। जब ये नियम बना हुआ है तो हम उसको क्या करें, जीवन भर लड़ते रहना, तो भाई ऐसे ही लड़ते रहो। मतलब सिस्टम, जो सिस्टम है फिर उसी में रो में बहते रहे। हाँ, क्योंकि वो सिस्टम वो नहीं आ रहा, जब दोबारा आएगा तो उसको मौका देंगे ही देंगे, हमारी कहीं सुनी ही नहीं जाएंगे, तो हम तब भी तारीख लेना भी ले रहे हैं। आपने अपनी जानकारियों में बताया कि आपने 5/4/2018 से अपनी सृजन यात्रा प्रारंभ की। जी जी। तो सृजन कोई ऐसी प्रक्रिया तो है नहीं कि जिसे हम किसी एक दिन से प्रारंभ करें, लेकिन आपने इसमें एक डेट डाल के ये एक अनोखा, मतलब अचंभित करने वाला हमारे सामने तो ये वाकया है, और हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप इसको, ये कैसे ये डेट मतलब सामने आई? मैं 2015 27 जनवरी से काउंसलिंग में परिवार परामर्श केंद्र में जाती हूँ, तो वहाँ एक बिंदु सिंह थी, तो वो समाज सेवा में थी, उनके साथ एक दो जगह गए, तो वहाँ एक रेडियो की एंकर हैं रंजना यादव, वहाँ मिली, तो उन्होंने हमें एक कार्यक्रम के लिए बुलाया, तो वहाँ लोगों से परिचय हुआ, तो साहित्यिक कार्यक्रमों में लोग हमको बुलाने लगे, तो मुझे सुनने का शौक था, तो मैं सुनने जाया करती, तो लोग कहते थे पढ़ो पढ़ो, लेकिन मैं कहती थी मैं केवल सुनने आई हूँ। तो वहीं से एक फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में हमको मिला कि जो है साहित्य और समाज के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। अखंड गहमरी जी गाजीपुर के हैं, उन्होंने डाला था, तो उसमें मेरा नाम चला गया। तो अजीत राठौर है एक साहित्यकार, बड़े साहित्यकार, तो उनसे हमने बताया कि वहां बुलाएगा, तो कानपुर के ही हैं। हाँ, कानपुर के ही हैं। तो उन्होंने कहा आप जरूर जाइए, शुरू करो, जाओ। तो उनके कहने से मैं वहां गई,
तो वहां से लौटते समय एक जयपुर की साहित्यकार हैं मुखर कविता, उन्होंने बनारस जाने के लिए कहा कि मैं बनारस जा रही हूँ, अगर कोई साथ में चले तो चले। तो मैंने कहा मैं तो जनरल टिकट से आई हूँ, रिजर्वेशन तो है नहीं हमारा, चलो हम चलते हैं। तो वो एक होटल में बैठ के दोपहर का खाना हम लोग खा रहे थे, तो वो अपनी कविता कहानी सुना रही थी कि एक लोक कथा सुनो। उनकी किताब थी, मैंने पूरी पढ़ ली थी रास्ते में। तो मैंने कहा ऐसी तो मैं ऐसे ही सुना दूं, तो मैंने एक ऐसे सुना दिया वाकया। तो हमने कहा ये भी लोक कथा हो सकती है? कह रहे हाँ बिल्कुल, तो आप लिखती क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा तमाम जहां देखो वहीं तो कवि हैं, जो सब करते हैं वहीं, हम उसी में हम भी पहुंच गए, हम नहीं करते। तो बोले सब लोग खाना खाते हैं, क्या तुम खाना नहीं खाती भाई? तुम सबके लिए थोड़े अपने लिए लिखती। तो वहां से लौटने के दूसरे दिन हमने अनूठा साथ नाम की लघु कथा लिखी। तो उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, कानपुर के तमाम साहित्यकारों ने फोन किया, तुमने बहुत अच्छा लिखा है, लिखते रहो। तो फिर हमने वहीं से लिखना चालू कर दिया। तो वो तारीख थी 5/4/2018। जी। इसलिए आपकी मतलब कह सकते हैं कि अभी बहुत कम समय में आप साहित्य के क्षेत्र में आई और धूम मचाती चली जा रही हैं। आपका वर्तमान में आप साहित्यकार सहयोग संगठन भी चला रही हैं, उसमें आप संस्थापक और संयोजक भी हैं। जी जी। तो साहित्यकार सही इतनी सारी संस्थाएं हैं कानपुर में, एक और नई संस्था खोलने की जरूरत आपको क्यों महसूस हो रही है? जितनी साहित्यिक संस्थाएं हैं उनका एक ही काम है, केवल गोष्ठियां करना और सम्मान लेना और सम्मान देना। मेरा सहयोग संगठन जो है वो इसलिए बनाया गया था कि साहित्यकारों की जो निजी समस्याएं हैं, हमारे यहाँ क्या है कि समाज सेवा तो तमाम करते हैं, लेकिन जब किसी समाज सेवी को जरूरत पड़ती है तो कोई समाज सेवी आगे नहीं आता। वो ये तो बताएगा कि हमने वहां कुत्तों को खाना खिलाया, हमने गरीबों को खिलाया, वृद्धाश्रम में ये किया, उस बस्ती में जाके वो किया, लेकिन हम उनके बीच का कोई समाज सेवी अगर परेशानी में है तो लोगों के पास उसके यहाँ जाने का समय नहीं। साहित्यकारों के पास ना समाज सेवियों के पास ना साहित्य। वही चीज साहित्यकारों में कि वो गोष्ठी पढ़ने के लिए, कविता पढ़ने के लिए बुलाया जाए तो दौड़ के आएंगे, लेकिन किसी साहित्यकार को अपनी समस्या है तो नहीं है। तो ये साहित्यकार सहयोग संगठन जो है वो साहित्यकारों की किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसमें सहयोग के लिए बनाया गया है। कि किसी की पारिवारिक समस्या है, किसी की राजनीतिक समस्या है, किसी की शारीरिक समस्या, कोई अस्पताल में भर्ती है, तो अगर हम 4 लोग मिलके, हम कह रहे कुछ नहीं कहते, एक आदमी अस्पताल पहुंच जाए, केवल चाय लेके पहुंच, ना भी चाय ले, ऐसे ही पहुंच जाए और उससे 2 बातें कर ले तो उसका जो है बीमारी उसकी आधी हो जाएगी। जो 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं वो घर से अब नहीं निकल रहे हैं, 2 साहित्यकार जाके उनकी केवल 2 कविताएं सुन ले तो 10 साल उनकी उम्र बढ़ जाएगी। वो अपने आप को अगर 80 के हैं तो अपने आप को 65 का मानने लगे। मतलब ये संवेदना के स्तर पर आपने इस संस्थान को, तो उसको मैं चला भी रही हूँ। जो लोग अब घर से नहीं निकलते हैं उन लोगों के यहाँ हम जाते हैं, हम लोग उनकी कविताएं सुनते हैं और उनको सम्मानित करते हैं, उनको सम्मान पत्र देते हैं और वो इतने अच्छे संस्मरण और इतनी अच्छी कविताएं सुनाते हैं कि उनको ये लगता है कि ये लोग अगले महीने फिर आए। आप काउंसलर भी हैं परिवार परामर्श केंद्र की तरफ से। जी जी। एसएसपी ऑफिस से संबंध रखने वाले कमिश्नरेट में है जो, तो इसमें क्या काम है? क्या ये सरकार की ओर से आपको नामित किया गया है? क्या इसमें कुछ आपको वेतन भत्ता भी मिलता है या आपकी मतलब स्वाभाविक रूप से आपकी जो मदद करने की जो इच्छा है ये उसके तहत ये चल रहा है? उस समय 2015 में एक डीएम आई थी, डॉक्टर रोशन जैकब, 2015 में। हाँ, उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली थी पेपर में कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिटायर हो गए, जो घर में हैं, तो वो जो परिवार टूट रहे हैं पति पत्नी को, उनको जोड़ने के लिए समय दें रविवार को 4 घंटे के 10 से 2 बजे का, और लोगों को समझाकर परिवार जोड़ें। तो उसमें मैंने, तो वो मुझे नहीं पता था, लोगों ने बताया कि रोशन जैकब बहुत अच्छी है। तो मैं बीएड किए हुए थे, तो मैं उनके पास गई थी नौकरी मांगने कि भाई हम, मेरा पति भी नहीं, मेरा बच्चा 4-5 साल का है, मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है। तो मैं रिज्यूम लेके जब गई तो बाहर एक उनका असिस्टेंट बैठा हुआ, बोला रिज्यूम लाई। जैसे उसने कहा रिज्यूम लाई, मैंने उसको दे दिया। मुझे नहीं पता था क्या है। दूसरे दिन फोन आया कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। वहां गई तो वहां पता चला कि ये काउंसलर के लिए हो रहा है। तो जो एसडीएम थी शर्मा, वो हमसे कम उम्र की थी, उन्होंने मेरा देखा तो बोली कि आप बीएड भी हो, टीईटी भी हो, बीए भी हो, आप क्यों करना चाहते हो काउंसलिंग?
तो मैंने कहा कि मैंने बचपन से जो ये हो रहा है वो सब मेरे साथ घटित हो चुका है, तो चूंकि मैंने वो सहा तो उसके बारे में मैं लोगों को ज्यादा अच्छा समझा सकूंगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये भी कर लूं। मैंने उनसे ये नहीं बताया कि मैं नौकरी के लिए आई थी, लेकिन ये कि जिस चीज के लिए बोला मैं वो उससे संबंधित बात करूं, दूसरी क्यों करूं। तो उन्होंने कहा आप कैसे करूंगी, तो मैंने कहा दोनों को समझाओगी, थोड़ा आप हटो थोड़ा आप पीछे हटो, नहीं हटोगे तो आपके बच्चों के ऊपर असर आएगा। तो उन्होंने हमें नामित कर लिया। फिर मैं काउंसलिंग करने जाने लगी संडे संडे। उसमें कोई वेतन नहीं है, कोई भत्ता नहीं, अपना किराया लगा के जाना, अपना पेन लेके जाना, केवल वहां कागज मिलेंगे। और पुलिस के जो कमिश्नर के यहाँ या थाने में कहीं भी एप्लीकेशन पति पत्नी देते थे तो वो वहां फाइल पहुंचा दी जाती है। दोनों पक्षों को बुलाने का काम पुलिस का था, बैठाने का काम पुलिस का था। हम लोग केवल उनकी फाइल देख के समस्या पूछते थे। तो जिसकी समस्या होती पति को भी पत्नी को समझाते थे। अगर दोनों पक्ष आते हैं तो 99% मामले सुलझ जाते हैं। कुछ मामलों में ऐसे होते हैं जिसमें पति या पत्नी ये कहती है कि मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। अगर मैं कहती हूँ मेरी बात तो सुन लो, उसके ये कहना मुझे कुछ सुनना ही नहीं, मुझे साथ रहना ही नहीं। तो वहां पर भले ना सुलझे, लेकिन अगर वो सुनना चाहते हैं हमारी बात तो मामले सुलझ जाते हैं। या फिर कुछ मामलों में वकील साथ में आते हैं, वकील वहां अलाउड नहीं है लेकिन वो लोग आते हैं और उनको बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे लड़की को कुछ समझाया गया, वो जहां बाहर निकली वकील समझा देते हैं कि नहीं आपको नहीं मानना है, आपका हम कोर्ट से इतने दिन में करा। भले वो 20 साल लटकता रहे कुछ ना हो, लेकिन भाई बात यह है कि आप वकील लाए तो आप तो उसी की मानोगे, क्योंकि आपको लगता है कि वो हमें ज्यादा बेटर समझा रहा है। जो सामने बैठा वो अच्छा नहीं समझा रहा, वो हमको फंसा रहा है, क्योंकि वो साथ रहने को कह रहा। हम ये कह रहे हैं कि हाँ सामने वाले ने 2 थप्पड़ भी मारे तो उससे आपको माफी मंगवाए दे रहे हैं, आप साथ में रह लीजिए। लेकिन पीछे वाला समझा रहा है आज थप्पड़ मारा कल गोली मारते रहे, आप मत जाओ। तो हम जिसको ज्यादा जानते उसी की बात तो मानेंगे, जिसको पहली बार देखा उसकी बात क्यों मानेंगे। ये बात भी सही है। मतलब अगर व्यक्ति सुने तो उसकी समस्याओं का बिल्कुल हो जाता है। किसी भी जो अगर समस्या आती है तो समाधान लेके आती है। आपको अपने इन्हीं कार्यों के लिए मुख्यमंत्री से भी सम्मान मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। वो किस सन में प्राप्त हुआ और किस विशेष उपलब्धि के तहत? विशेष उपलब्धि ये होती कि 26 जनवरी को परेड में वहां जो ग्राउंड बना हुआ है पुलिस लाइन में, तो किसी न किसी को मुख्य अतिथि बनाया जाता है। तो उस मुख्य अतिथि के हाथों जो लोगों ने अच्छा काम किया होता है तो उनको सम्मान पत्र मिलता है। तो जो काउंसलर काउंसलिंग कर, चूंकि वो फ्री में जाते हैं, कोई उनको सैलरी नहीं मिलती, तो उनको सबको सम्मान पत्र मिलता है। केवल मुझे अकेले नहीं, वहां जितने 30-35 काउंसलर सबको मिलता। उसी के साथ हमें भी मिला। मैं जब अपने बचपन में थी तो हम लोगों के लिए कंपलसरी था कि आप हर लड़की को, मतलब जब तक मैंने सरकारी स्कूल में इंटर तक पढ़ा है, 5 लोगों को शिक्षित करना है। तो आपने भी अपने समय में किया होगा। और मैंने तो अभी आपको इसमें डीएम कानपुर के द्वारा आपको निःशुल्क विद्यादान के लिए जो सम्मान मिला है, क्या ये उसी की प्रेरणा स्रोत है या आपको और आगे आपको शिक्षा दान करने में भी आपको एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है? वो 2011 की घटना है जी। मुकेश कुमार मेश्राम आए थे डीएम, तो उन्होंने पेपर में निकाला था कि अपने क्षेत्र के जो भी सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ टीचर नहीं तो जो पढ़े लिखे रिटायर्ड लोग हैं वो लोग जाके सप्ताह में कुछ घंटे समय दें। तो उसमें मैंने फोन कर दिया था कि मैं देना चाहती हूँ, तो उन्होंने लेटर बना के दे दिया था। तो जो हमारे मोहल्ले में सरकारी स्कूल था वहां मैं 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ाने जाती थी। तो मैंने 3 साल वहां बच्चों को पढ़ाया। मैं 6 के बच्चों को पकड़ती थी, क्योंकि 7th और 8th के बच्चे पहले से वो पढ़ाए जा चुके वहां, तो वो कम मन लगाएंगे। और जो बच्चा शुरू में आया है स्कूल में तो उसके लिए नया स्कूल है तो उसको हम ढाल सकते हैं। तो मैं 6 के बच्चों को पकड़ती थी, वो सब वही बस्ती के बच्चे होते थे, उनको सिखाती थी, पढ़ाती थी। और कुछ बच्चे ज्यादा उद्दंड होते थे, उनको समझाते, वो अपनी प्रिंसिपल की बात नहीं मानते थे लेकिन मेरी बात मान लेते थे। तो 2-3 साल तक, जब तक सफिया मैडम थी वहां, तब तक तो मैंने पढ़ाया। और उसके बाद एक दूसरी टीचर आई, तो उनका थोड़ा ये था कि जब मन हो स्कूल आओ, जब मन हो तो मैं समय से पहुंच जाती थी, इस वजह से उनको भी जाना होता। चूंकि मैं डीएम के थ्रू आई थी तो मेरे पास ये अथॉरिटी थी, सैलरी तो वहां भी नहीं मिलती थी, लेकिन मैं डीएम या बीएसए को फोन कर सकती थी सीधे। तो जब मैं गई तो वहां हैंडपंप नहीं था, तो लड़के क्या करते थे, बैग पटका 2 मिनट बाद बोले मैं पानी पीने जा रहा हूँ, और वो पानी पीने के बहाने चले जाते थे, फिर 4 बजे बैग उठाने आते थे केवल।
तो मैंने डीएम को फोन किया कि वो एप्लीकेशन लेके मैं डीएम के ऑफिस गई ऑफिस में। कि वहां पर हैंडपंप ना होने की वजह से मैं बाद में लौटी और मेश्राम जी ने जल निगम वालों को पूरा नल का सामान लेके पहले विद्यालय में भेज दिया था। एक दिन में वहां हैंडपंप लगा, तो उसका फायदा ये हुआ कि लड़कियों को भी लड़कों को भी कि पानी पीने के बहाने बाहर जाने। यानी समस्याओं को हल करने में सबसे प्रमुख समस्या है जागरूकता की कमी, क्योंकि आप जागरूक थी तो आपने डीएम एसडीएम के पास आपने तुरंत कार्यवाही की। बात ये होती कि आदमी ये सोचता है कि जिस चीज में मेरा कोई लाभ नहीं, मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं। भाई डीएम के यहाँ जाने का मतलब ये था कि 5 रुपए पहले रावतपुर का और 2 रुपए परेड तक का, आपको 7 रुपए 7 दून 14 रुपए देने, 2011 के 14 रुपए यानी आज के 140 रुपए आपको वो 14 रुपए लगाने। उसके बाद बड़े चौराहे से पैदल डीएम ऑफिस गई, ऑफिस में नहीं थे, फिर उनके बंगले पे गई। तो ये आप कोई भी व्यक्ति अपना पैसा क्यों लगा, इसलिए लोग नहीं करना चाहते। खैर आज तो समस्या बिल्कुल कम हो गई, हेल्पलाइन बनी हुई, आप उसमें ईमेल कर दीजिए, फोन कर दीजिए, तब ये सुविधाएं नहीं थी। लेकिन मैंने कहा एक हैंडपंप लग जाएगा तो ये जो बच्चे भाग जाते हैं जिनके लिए मैं यहाँ आती हूँ, हाँ। तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब दशहरा आया तो वो नल वहां मेला लगा, खराब कर दिया। फिर मैंने फोन किया डीएम साहब को, तो वो नल उसी दिन फिर बनवाया। आपको राज्य शिक्षा सेवा संस्थान की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई सम्मान भी मिला हुआ है जी। तो ये सम्मान क्या वीरता के लिए मिलता है या किन? ये संस्था है, ऐसी समाज सेवी संस्था, उनका स्कूल भी चलता है। तो हमारे मोहल्ले में ही रहते। तो जब मैंने शुरुआत में 2002 में जब मैं अकेली हुई थी, उसके बाद मैंने जनरल स्टोर खोला था, तो मैं वहां बैठती थी। तो जब लोग आते थे तो मैं उनसे सीधे बात करती थी। अगर कोई वहां फालतू खड़ा होता था तो मैं डांट के भगा देती थी। तो इस वजह से मेरे मोहल्ले में हमको सब झांसी की रानी कहते ही। अच्छा, नहीं तो ये आपका को तो सम्मान मिला हो ना, तो वो रानी लक्ष्मीबाई का कार्यक्रम करे थे तो इसलिए उन्होंने दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ये मोहल्ले से ही मिला हुआ है। हाँ, वो हमको जानते, भाई जो जानता वही तो देगा। वो अपनी संस्था चलाते, तो उन्होंने लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर कार्यक्रम किया था। तो और भी महिलाओं को जो तेज तर्रार महिलाएं उनको बुलाया था, तो मुझे भी बुलाया था। पति और आपका साथ कितने वर्षों तक का रहा? 1994 21 मई से 9 मार्च 2002। तो इतने समय में आपके पास में एक बेटा था जी, और कुछ विशेष कारणों से वो नहीं रहा। हालांकि ये व्यक्तिगत है, आप चाहे तो जवाब दीजिए, चाहे तो ना दीजिए। व्यक्तिगत है। देखो क्या होता है कि उसको मैं अपनी किस्मत समझ लेती हूँ, बस इतना काफी है। बस ठीक है। तो उसके बाद जो आपकी आर्थिक स्थिति पति के सामने मजबूत थी या फिर उसके बाद में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा? पति के सामने ये था कि सास ससुर भी थे, पति भी थे, तो घर के खर्चों से मुझे कोई मतलब नहीं था। पति के ना रहने के बाद सास ससुर का रवैया थोड़ा दूसरे टाइप का हो गया। हाँ, तो वो दूसरे मकान में रहते थे, जिस मकान में ये लग रहा था कि ये मकान अगर हम यहाँ से गए तो ये बिक जाएगा या कोई अधिग्रहण कर लेगा। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई मेरे साथ रुके, उसी मकान में हम रहने लगे। नीचे एक दुकान थी, उसमें भी हमारे जेठ के लड़के बच्चों ने जबरदस्ती कब्जा किया। किसी तरह से मैंने उसको खाली करा के उसमें अपना दुकान चालू, केवल कब्जेदारी के चक्कर में दुकान चालू की, लेकिन उसको मैंने 11 साल चलाया। और 700 रुपए से दुकान हमने खोली थी। और जिस समय हमने 2011 में उसको खाली कराया है, मैंने 11,000 का फर्नीचर बेचा, 10,000 के फ्रिज बेचे। मतलब 700 रुपए के से जब दुकान चालू की, एक बेंच 100 रुपए की लाई थी, उसी में सामान रखती। तो मैं जमीन में बैठ के सामान बेचती थी, इतना पल्ला करके। मोहल्ले के 1-2 लोग आए भी कि ऐसे क्यों बैठती हो, तो कुर्सी ले लो। अब मैं क्या कहूँ कि मेरे घर में कुर्सी नहीं। तो उस स्थिति को आपने झेला है शायद, इसीलिए आप इतनी लोगों की परेशानियों को महसूस कर पाती हैं। लेकिन मैंने किसी परेशानी में किसी से मदद नहीं मांगी, अपने हौसले को खुद बना करके जी रखा। मुझे ये लगता था कि जैसे मैं ये पेपर लेती हूँ, पढ़ती हूँ, अब मुझे कहीं जाना है तो मेरे पास 5 रुपए नहीं है, तो मैं ये नहीं सोचती थी कि किसके पास मिल जाएगा मांगू। मैं ये सोचती थी मेरे घर में कौन सी ऐसी चीजें जो मैं कबाड़ी को दे के 5 रुपए ले सकती। मतलब स्वाभिमान, और उसके साथ में स्वाभिमान के साथ साथ आप अपने पैरों पर लगातार खड़ी होने की आप कोशिश करती रही। उस समय मैं इंटर पास थी जी 2002 में। उसके बाद मैंने बीए किया, बीएड किया, बीएड के बाद एमए एजुकेशन किया, एमए एजुकेशन के बाद एमए हिस्ट्री किया। जी। होता क्या था कि ये मेरी किस्मत कही है या ना, जो भी है, कि मैं जो भी कोर्स करती थी
उसके बाद कोई नया नियम ऐसा आ जाता था कि उसके बाद सर्विस नहीं है। हाँ, उसके बाद भी कुछ क्योंकि सरकारी तो नियम ऐसे परिवर्तित उस समय जब हमने 2006-07 में बीएड किया था, तब ये था कि बीएड करने के बाद विशिष्ट बीटीसी में हो जाता है। और जो नौकरियां निकलती थी, नौकरी कई निकली, और मैं जब फॉर्म भरती थी, हर नौकरी वो चली जाती थी हाई कोर्ट। मुलायम सिंह का समय था वो, जी हर नौकरी कोर्ट चली जाती। उस चक्कर में मैं रह गई सब कुछ करने के बाद भी। जी जी उसके बाद में टीटी हो गया, फिर नेट की भी मैंने कई बार कोशिश की कि नेट हो जाए, नेट भी नहीं हो पाया। मैंने आईएएस की भी परीक्षा दी है, रेलवे की भी दी है, वो क्या कहते हैं एसएससी की भी दी है। जी जी। तो अपने घर में ही तैयारी करके आप सारे जी एग्जाम्स की जी तैयारी। आपने जैसे कहा कि हमने एक दुकान से शुरुआत की, जी। उसके पश्चात फिर आपने अपनी आर्थिक स्थिति को किन किन रूपों में संभालती चली गई? मैंने 2011 में दुकान छोड़ी, तो उसका जो किराया मिलता था उसी में मैं संतुष्ट होकर अपना खर्चा चलाती थी। मतलब मुझे 2200 रुपए किराया मिलता था, तो मुझे ये लगता था इसी 2200 में मुझे पूरा महीना चलाना है, मुझे कहीं और जाना बच्चा भी पढ़ने को था। हाँ, बच्चा भी पढ़ रहा था। बच्चा 2011 में मेरा 8th तक आ गया, क्योंकि 2014 में उसने हाई स्कूल किया, 16 में इंटर किया है। तो मैं ये पहले सबसे पहला काम होता था, पैसा आने के बाद मुझे उसकी फीस जमा करनी है, उसकी जो कॉपी पेंसिल लानी एक साथ ला के धर देनी, और किराने के सामान एक साथ ला। उसके बाद मैं रात के 10 बजे सब्जी लेने जाती थी, क्योंकि जो सब्जी 10 रुपए पाव दिन में मिलती है, वो 2 रुपए में दे देते थे। शाम को कम हो जाते हैं। हाँ, सब तो उस हिसाब से बचत करने के हिसाब से कि हमारा मतलब हाँ। कितने अधिक दिनों तक ये सारे खर्चे। जी, और बाकी मेरे भाई लोग मदद करते थे, बहनें भी मदद करती थी, कभी कोई जरूरत पड़ी तो। मेरे भाई की क्या आदत थी, जैसे मैं बोलती थी कि स्कूल में 10,000 जमा होने थे, वो 5,000 देता था, तो उससे भी होता कि हाँ हाँ, एक अंश भी अगर आपको एक मुश्त मिल गया हाँ, तो आपकी लगता है कि आधी समस्याएं खत्म हो गई हाँ। हमारी। आधा मिला तो मतलब आधी समस्या। शुरुआत में और कोई पूछने वाला है तो शुरुआत में मेरे ससुर जी ने भी एडमिशन वगैरह के लिए पैसा दिया, कुछ दिन दिया, कुछ दिन नहीं दिया, उनका ये सिस्टम था। मैंने बीच में उनसे कहा भी कि जो आप फीस देते हो महीने की, इनको 150 रुपए आप हमको 5-10 हजार इकट्ठे दे दो, मैं दुकान में सामान रख लूं, तो मेरा थोड़ा ज्यादा आने लगा, फीस मैं देती हूँ। उन्होंने कहा मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मैं ये देता। तो आपने जब दुकान रखी तो सामाजिक रूप से भी लोग आपको ताने देते होंगे? बहुत। मेरे ससुर जी खुद नहीं तैयार थे, गांव से चाचा के लड़के आप भाई का नाम डुबो रही हो, ये कर रही हो। तो मैंने कहा कि मैं कुछ गलत तो कर नहीं रही हूँ कहीं बाहर, तो अपने घर में बैठी हूँ, और जिसको लगता है वो मेरा खर्चा पूरा कर दे, मैं नहीं चलाऊंगी। अभी वर्तमान में कपिलस इंटरनेशनल गोला गोकर्ण में एक साहित्य लगातार, यानी कि 150 घंटे तक लगातार एक कवियत्रियों का सम्मेलन की तरह का ये लगातार चलने वाला सम्मेलन था। आपने वहां भी पार्टिसिपेट किया था, आप वहां भी गई थी। कैसा अनुभव रहा वहां का? अनुभव बहुत अच्छा रहा, और मैं पहली बार नहीं गई थी, मैं पिछले साल भी गई। पिछले साल उन्होंने 7 दिन का रखा था, उसमें कवि और कवियत्री दोनों थे, तो वो इन्होंने फेसबुक पे डाला था। तो राजेश वाजपेयी एक कवियत्री हैं वहीं की, ये लखीमपुर खीरी के पास है, गोला गोकर्ण। तो उन्होंने डाला था, तो मैंने उसमें बधाइयां लिखा, तो उन्होंने कहा दीदी आप भी आइए। उन्होंने और एक शेफालिका झा है समस्तीपुर की, दोनों लोगों ने मुझे पुश किया आई है। तो पिछली बार मैं गई थी, अनीता मौर्य का फोन गया, दीदी आप चलो, तो हम भी चले। तो मैं और अनीता मौर्य पिछले साल गई थी। तो वहां पर हमने पिछली बार एक सिस्टम था कि आपको 5 मिनट से 20 मिनट के बीच में पढ़ना, कम से कम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। तो 20 मिनट पढ़ाई थी, क्योंकि कवि और कवियत्री दोनों थे। इस बार कोई बाउंडेशन नहीं था, आप जितना चाहो उतना पढ़ो। तो इस बार उन्होंने हमको 3 बार पढ़वाया, क्योंकि जब मैंने पहले बार पढ़ा तो करीब 1 घंटे पढ़ा। मैं यहाँ से कागज में बना के ले गई थी क्या क्या पढ़ना। उसके बाद उन्होंने कहा आपको दोबारा फिर पढ़ना है, दोबारा फिर बुलाया। और तीसरी जब जैसे क्या हुआ कि किसी ने पढ़ा, उसकी कविता थोड़ी कम अच्छी थी, तो उसके बाद उन्होंने हमें बुला दिया कि आप आके एक कविता पढ़ लीजिए। इस तरह से आपका काव्य वाचन भी थोड़ा अलग ही है। जी जी जी। आपको कविताएं तुरंत लगभग सारी याद रहती हैं। तो बहुत ही कम मैंने देखा है कि आप कभी हाथ में कोई पर्चा या नहीं लेती तो नहीं लेती तो होंगी शायद। बहुत ज्यादा लोग रचनाएं करते हैं तो सब नहीं याद रहती। कई बार किसी को कोई बंद भूल गए या कोई शब्द भूल गए, तो इसके लिए तो सब लोग रखते हैं अपने हाथ में, लेकिन अधिकांशतः आपको याद रहती है। और उनकी लय भी थोड़ी अलग होती है। आपका जो कविता पाठ का जो ढंग है, जो लय है, वो भी आप ही की तरह बोल्ड और बिंदास लगता है। चूंकि बचपन से हमारे पिताजी रामायण पढ़ते थे, वो थोड़ा धार्मिक थे, और
पूजा पाठ के साथ साथ वो झाड़ फूक भी कर लेते थे। और हमारे गांव में महीने में 2 बार तो अखंड रामायण पाठ होता ही होता था। तो हम लोग जब बोलना सीखे थे, जब एक काखा गा लिखना शुरू किए थे, तभी से रामायण पढ़ना शुरू कर दिए थे। और गांव में भजन कीर्तन होता था, तो ये शौक कहिए तो हम बचपन से ही वो बोलने की जो आदत थी हम लोगों के, हम जो लोग रामायण पढ़ने बैठते थे तो जब नहीं पढ़ते थे तो भी जो संपुट होता है, जैसे अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन रात, तो हम लोगों को आगे करते थे आप बोलिए। तो वो एक तरह से बचपन से हमारे खून में है कि जोर जोर से बोलने का। हम लोग जब आपस में बात भी करते हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं हरिपुर आ गया लग रहा है। तो इस वजह से मेरे आपका घर हाँ हरिपुर में। हाँ अच्छा अच्छा। आपकी ये गजल है मुबारकबाद, जी जिसमें आपने लिखा है कि गजल है, हाँ। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगी तो आप पढ़ के सुनाइए हमारे दर्शकों को, मतलब आपको तो याद होगी मेरे ख्याल जी से। जी। हाँ जी जी। ठंडी ठंडी रात मुबारक, कोहरे की बरसात मुबारक, बात बात पर होने वाली बेमतलब की बात मुबारक, ठंडी ठंडी रात मुबारक। इस गजल को जब मैंने लिखा था, खूब कोहरा था, मैंने लिखा, लिखने के बाद कमलेश द्विवेदी जी के पास भेजा कि क्या ये गजल है, तो उन्होंने उसको सुधारा, बोले हाँ ये गजल है। अब मेरे पढ़ने का तरीका क्या है कुछ नहीं, लेकिन आप तहत में पढ़ रही है ना दीदी? हाँ। आप तहत में पढ़ रही हैं और तहत से भी थोड़ा और नीचे जा करके, यानी कि पाठ पाठ की तरह आप कर रही हैं। हाँ। लेकिन आप इसको पूरी सुनाइए, बहुत अच्छी है ये गजल, गजल वाया कविता। ठंडी ठंडी रात मुबारक, कोहरे की बरसात मुबारक, ठंडी ठंडी बात मुबारक, कोहरे की बरसात मुबारक, बात बात पर होने वाली, बात बात पर होने वाली, बात बात पर होने वाली, बेमतलब की रात बेमतलब की बात मुबारक, कोहरे की बरसात मुबारक। सर्दी में अलाव में बैठे, ठंडी में अलाव में बैठे हैं, उनको दे हाथ मुबारक, ठंडी ठंडी रात मुबारक। और पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक के संग, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक के संग, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक के संग, रोटी सब्जी भात मुबारक, रोटी सब्जी भात मुबारक, कोहरे की बरसात मुबारक, ठंडी ठंडी रात मुबारक। सारे जीवन की आजादी, शादी और बारात मुबारक, ठंडी ठंडी रात मुबारक। सबकी टांग खिंचाई वाली, सबकी टांग खिंचाई वाली, घात और प्रतिघात मुबारक, ठंडी ठंडी रात मुबारक, कोहरे की बरसात मुबारक। लेकिन सुनने में गजल बिल्कुल नहीं लग रही है। वो जो भी है बताया, मानक ये पूरे कर रही है। अब इस लिहाज से तो आप गजल और कविता को आपने मिक्स कर दिया। जी जी। क्योंकि जब पहली बार सुनाई थी तो लोगों ने बहुत हंसी की थी, वो वीडियो है मेरे पास। वीडियो हंसने की बात नहीं है। हाँ। लेकिन ये अपने अपने तरीके होते हैं और मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है कि हर जगह पर हर चीज फिट हो रही हो, वही तो आपको अलग करती है। और आपका ये जो काव्य पाठ का तरीका है, यही आपका निराला सा अंदाज है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हंसा ही जाए। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि क्या आप कविता और गजल की जो मानक है परिपाटियां, क्या आप उनको कुछ स्पष्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकते। क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ, शिक्षक नहीं हूँ। क्योंकि गजल में आपको जो तीसरी लाइन है वो लगभग अलग होनी चाहिए, तीनों के लास्ट पैरा जो है वो मिलने चाहिए। तो इस लिहाज से मानक तो ये पूरे कर रही है जी। लेकिन वो आपके लहजे में जाकर के, ये कहते हैं ना कबीर का जैसा अपना लहजा है जी, कि जो बात बन गई तो सीधे सीधे नहीं तो निकाल लिया हमने दरेरा देकर। गजल का क्या होता है, गजल छोटी बहर की भी होती, बड़ी बहर की होती। जैसे तन्हा जी की एक गजल हमें बहुत पसंद है, ये जर जमीन वाले सब ले गए उजाले। जी, बिल्कुल छोटी सी है। हाँ। और ये शेर हो गया एक। हाँ, ऐसे ही शेर उनके हैं, छोटे शेर, इसको छोटे बहर की वजह के। और बड़े बहर की गजल जैसे वो है कि जो खानदानी रईस हैं, तो वो लंबी सी हो जाती है। वो मिजाज नर्म रखते हैं अपना, तो वो एक लाइन इतनी बड़ी हो गई, उसमें उतने में उनके 4 लाइनें। एक आपकी इसी टोन में है चाय पुराण। जी जी। वो कैसी है कविता, वो भी जरा बताइए। आप मेरे से मांगी है इसमें चाय सबसे। मेरी एक सहेली है, वो चाय बहुत पीती है, तो मैं चाय नहीं पीती हूँ। मेरे यहाँ सुबह भी जरूरी नहीं कि बने, तो उनके यहाँ जब भी जाते एक बार पिला दे, अगर दोबारा बना ले मैं मना करती रहती हूँ, तुम पियो ना पियो, हम तो तुम्हारे घर आए थे तो बनवा के पियेंगे। एक बार उनको आई तो चाय दिया छोटे कप में, तो कह रही कि वो
टेस्ट ट्यूब में तो तुमने चाय दी थी, तो दोबारा मतलब टेस्टिंग में टेस्ट ट्यूब में। अच्छा टेस्ट तो मैंने कहा आप सीधे कह दो ना कि दोबारा चाय बना ला, ये क्यों कह रही, तो वहीं से ये कविता निकली है। अच्छा अच्छा, क्या है कविता, सुनाइए जरा। कि लस्सी पी ली, कोला पी लिया, शरबत पिया न जाए रे, दे दो हमको चाय रे, दे दो हमको चाय रे। सुबह सवेरे बाबू साहब बेड पर से चिल्लाए रे, दे दो हमको चाय रे, दे दो हमको चाय रे। दूध दही वाले भारत में जब से आई चाय। इस पर एक पुराना दोहा है कि राम राज में दूध दही था, कृष्ण राज में दूध, अब के राज में गर्म पानी फूंक फूंक कर पी। तो दूध दही वाले भारत में जब से आई चाय, सबने मिलकर किया समर्थन, सिर पर लिया बिठाए, अरे सिर पर लिया बिठाए। मेवा दूध का भूल कटोरा, मेवा दूध का भूल कटोरा, पीते कप में चाय रे, दे दो हमको चाय रे, दे दो हमको चाय रे। हमारे घर में आई सखियां कीन खूब मेहमानी, पेड़ा बर्फी खूब खिलावा, दीना शरबत पानी, अरे दीना शरबत पानी। आखिर माँ कहे लगी कि, आखिर माँ कहे लगी कि मिली नहीं है चाय रे, दे दो हमको चाय रे, दे दो हमको चाय रे। सरकारी दफ्तर में इसका बड़ा अनोखा नाम, जो ना चाय पिलाए उसका बने न कोई काम, जिससे काम कराना उसको तुरंत पिलाओ चाय रे, दे दो हमको चाय रे, दे दो हमको चाय रे। नुक्कड़ वाले चाचा जी जब भट्ठी को सुलगावें, अगल बगल के सारे सौखी आए कि भीड़ लगावें, दुनिया भर की खबर सुनावें, फिर पकड़ावें चाय रे, दे दो हमको चाय रे, दे दो हमको चाय रे। एक दिना होटल में पूछा कैसी चाय तुम्हारी, एक दिना होटल में पूछा कैसी चाय तुम्हारी। वेटर बोला जैसा आर्डर, वेटर बोला जैसा आर्डर, वैसी चाय हमारी, अरे वैसी चाय हमारी। गोरी काली नींबू वाली, गोरी काली कुल्हड़ वाली, ग्रीन शुगर फ्री चाय रे, दे दो हमको चाय रे, दे दो हमको चाय रे। चाय की महिमा बड़ी निराली, जो कोई इसको ध्यावे, इसका सेवन करने वाला मनवांछित फल पावे। कैसे? चाय की प्याली बेच के बंदा, चाय की प्याली बेच के बंदा पीएम भी बन जाए रे, दे दो हमको चाय रे, दे दो हमको चाय रे। सुबह सवेरे चाय मिलेगी तभी बढ़ेगा काम, और सबको चाय पिलाओ सुषमा लेंगे तेरा नाम। और आज चाय की समस्या क्या है लोगों की कि एक दिन अगर चाय ना पावे, एक दिन अगर चाय ना पावे, लागे मूड पिराए रे, दे दो हमको चाय रे, दे दो हमको चाय रे। आपने एक नागार्जुन की कविता सुनी होगी जी कि घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, आपको याद है? घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, और आले माँ फटी भीत है छत छूती है, हाँ फटी भीत है छत छूती है, आले में बुस्तुया नाचे। हाँ बरसा कर बेबस बच्चों पर, हाँ और 4 तमाचे,
एक इसमें है, देखती हूँ जी मैं जी। अभी। ये बहुत प्रसिद्ध कविता है इनकी। मिनट मिनट पर 5 तमाचे, इसी तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। हाँ, वहाँ पहले जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते थे उन पर ये व्यंग है। हमने भी जहाँ बचपन में पढ़ाई की है तो एक कमरा और एक बरामदा था, उस कमरे में बड़ा सा इसे कमरा था, 2 गेट थे दोनों तरफ से, और उस कमरे के अंदर कक्षा 4 और 5 बैठाई जाती थी और बाहर जो बरामदा में था तो 1 2 3 बैठा दिया जाता था। तो वो जब छोटे बच्चे कम शिकायत करते हैं इसलिए बाहर बैठा दिया जाता है। नहीं, जगह ही उतनी थी तो 2 टीचर अंदर बैठा दिए गए, 2 बाहर बैठा दिए गए। उसमें ये मतलब सहतीर मतलब छत में वहां घुन चल रहे हैं, और बिस्तुया मतलब ये होता है कि इधर उधर जब गंदा होता है तो बिस्तुया भी जाती हैं, और वो इतनी जर्जर छत हो गई है कि उससे पानी चू रहा है। लेकिन अब वहां टीचर ने क्या कह दिया, कक्का किक्की पढ़ो, 12 खड़ी वही होता है विधाता वाची की टीचर ने बोल दिया कि आप जो है कक्का किक्की पढ़ो। और वहां हम लोगों के जमाने में भी आया था, अगर बच्चे शोर करते थे उनको सबको 4 तमाचे मार के बैठा दिया जाता, पढ़ाया नहीं जाता था। तो बस ऐसे ही पढ़ाइयां होती थी पहले के जमाने में, उस पर इन्होंने व्यंग किया है। तो आपका भी तो व्यंग के लहजे में है लगभग कविता। जी 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 जी। तो क्या आपको कानपुर की नागार्जुन, लेडी नागार्जुन नहीं घोषित कर दिया जाए? अब भाई ये तो पाठक के ऊपर है कि पाठक हमें क्या नाम देना चाहता है। हमने देखा आज की वो पहले के जमाने में जो कवि या कवियत्रियां होते थे, उनके गुरु या बड़ा कोई कवि उनकी कविताओं से प्रेरित होकर उनको कोई नाम देता था तो वो तकल्लुस लगाते थे। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ लेकिन आज की जो जनरेशन मैंने देखा कि अपने नाम क्या खुद ही लोग तकल्लुस लगाए ले रहे। उनको ये लगता है कि ये लगाएंगे तभी हम कभी माने जाएंगे। असल में गजल में एक परंपरा है तकल्लुस लगाने की, नहीं, गजल में भी जो नया आदमी आता है उसको वो खुद नहीं लगाता, जो उसका गुरु होता है एक प्रतिष्ठा पाने के बाद में वो मिलता है या फिर उससे संबंधित उसको वही बताया, कोई प्रतिष्ठित कवि या गुरु उसको बताता है कि तुम्हारी कविता इस है कि तुम्हारे ऊपर ये नाम सूट करता है। आजकल लोग खुद ही रख ले रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए तो हम आपको इस कार्यक्रम में आपको कानपुर की कम से कम महिला नागार्जुन तो कहेंगे ही, क्योंकि आपकी कविताओं को पढ़ते और सुनते समय मुझे बिल्कुल वही भाव आते हैं, वही गमई छाया, वही बोल्डनेस, वही चीजों को सही तरीके से रखने का। अभी मैंने 4-5 दिन पहले एक 4 लाइना लिखी है जी जी कि ये जो सर्दी हो रही है, अपने सरकारी में अलाव जलाने की प्रथा है, सरकारी अलाव जलते हैं, लेकिन हमको इस साल कहीं कोई अलाव नहीं दिखा जी। उस पर मैंने लिखा था, सर्द हवा लगती कानों पर सिकुड़ सिकुड़ कर कांप रहे हैं, सर्द हवा लगती कानों पर सिकुड़ सिकुड़ कर कांप रहे हैं, नैनन से कुछ अश्रु बहे और किटकिट करते दांत रहे हैं, ओढ़ रहे कुछ लोग दुसाला, कुछ लोग ओढ़ रहे कुछ लोग दुसाला, आग जलाकर ताप रहे हैं। जिनको अलाव जलवाना चाहते हैं वो जला तो नहीं रहे, खुद अपने घर में बैठे हुए थे। और बैठ के भीतर राम दुलारे बस टेम्परेचर नाप रहे हैं, बैठ के भीतर राम दुलारे बस टेम्परेचर नाप रहे हैं। राम का नाम लेके आपको सत्ता मिली है तो आप राम दुलारे तो हो गए, लेकिन जनता के दुलारे कब बने? हाँ, वही बस यही तो मैं, इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि जो जनता की समस्याएं हैं वो रखने की जो क्षमताएं हैं आप में, चूंकि आप एक समाज सेवी भी रही हैं, तो समस्याओं को। मैं समाज सेवी तो नहीं रही हूँ, बस सिस्टम से लड़ती रही। आप तो लगातार कर रही हैं समाज सेवा। मैं समाज की सेवा, मुझे जो गलत लगता है उस पर मैं आवाज उठाती हूँ, मैं कोई समाज सेवा नहीं करती, बस जो गलत लगता है क्योंकि समाज सेवी शब्द इस समय इतना ज्यादा उसमें मतलब गंदगी से भर गया है। हाँ, कि कोई मिल रहा होगा कुछ जरूर तभी बाहर निकल रही हैं। क्योंकि मुझे काउंसलिंग के क्षेत्र में जब मैं गई तो पता नहीं कितने लोगों ने कहा कि कुछ मिलता, मैंने कहा नहीं, कुछ तो मिलता होगा, आप क्यों जाती हैं बिना कुछ मिले कोई? मैंने कहा आप महीने में एक बार मंदिर जाते हो, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हो, मैं नहीं चढ़ाती हूँ, उसी पैसे को मैं वहां खर्च कर देती हूँ, 2 लोगों का घर बसे। आपकी मुझे आपकी कविताओं में एक हिंदी पर लिखी हुई, हमको भी आती है हिंदी, तुमको भी आती है हिंदी जी, फिर भी नहीं बना पाए हैं भारत के माथे की बिंदी जी। क्या कमी रह गई हमारी हिंदी को भी माथे की बिंदी बनने में? जो हमारा सिस्टम है, जो अंग्रेज चला गए थे, तमाम चीजें आज भी उसी सिस्टम से चलती हैं। जैसे कि वो क्या नाम है, मुलजिम को घर से ले जाने का 10 रुपए भत्ता था, वो 10 रुपए नहीं बढ़ा तो उसका पुलिस वालों ने क्या तोड़े निकाला
कि किसी भी ऑटो वालों को पकड़ लेते हैं, इसको लेके चलना है, तो वो रोज किसी एक को पकड़ते हैं, तो महीने भर में किसी न किसी का नंबर आता रहता है, तो वो बेकार करवा ले। उसी तरह से हर चीज इंग्लिश में वो जो बना गए थे, आज भी कोर्ट की भाषा हिंदी ही है, तो वो चल रही है। तो उसमें कोर्ट तो स्वयं में अंग्रेजी है। नहीं तो स्वयं में अंग्रेजी, वही तो हम भी कह रहे हैं कि न्यायालय की भाषा आज भी इंग्लिश है। और हमारे जो मातृभाषाएं की केरल है, मलयालम है, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि हिंदी पूरे देश में लागू। जब तक हिंदी को सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कैसे वो राष्ट्रभाषा बनेगी? तो इसके देखिए, अगर हम लोग अंग्रेजी को पूरा हर वर्ग का लोग एक्सेप्ट कर सकता है, तो हिंदी को अपनाने में क्या कहीं धर्मवाद आड़े आ जाता है, या क्षेत्रीयता या राज्यवाद आड़े आती है? आदमी को ये लगता है ना कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकती तो हमारी कन्नड़ क्यों नहीं हो सकती? भाई हम भी तो बोलते हैं। लेकिन तब ये कोई नहीं बोलता है कि अगर पूरा अंग्रेजी अगर विश्व भाषा बन सकती है, तो कोई भी एक अपने भारत की भाषा कोई भी बन सकती है। हमारे यहाँ यही सबसे ज्यादा मुझे लगता है हिंदी ही प्रचार, बाकी सब भाषा तो हिंदी के मेरे यहाँ यही एक समस्या है कि जिसका कोई औचित्य नहीं, उस बात पे लोग लड़ते हैं। 4 भाई हैं, चारों ने 3 ने बाहर घर बना लिया, एक गांव में रह रहा है। उस जो गांव का पुश्तैनी मकान है, उसमें हिस्सा चारों को चाहिए, भले ही उसमें जो है दूसरे दिन से वो गिर जाए या कुत्ते रहे, बिलरिया रहे, उससे कोई वो भाई को नहीं देंगे, वो बिल्ली को रहने को देंगे, बस वो खंडहर बन जाए, खंडहर के नाम पर खंडहर रहेगा तभी तो बिल्ली रहेगी। तो वही समस्या हिंदी की है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने देंगे। उनकी कन्नड़ कोई जाने या ना जाने, उनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें हिंदी को नहीं बनने देंगे। कानपुर का एक सबसे ज्यादा, चूंकि कानपुर एक औद्योगिक नगरी है, तो यहाँ की एक सबसे खासियत है, आपको पता है, पान मसाला जी। यहाँ पर जो पान मसाला चला था, वो मतलब भारत में हमें लग रहा है कानपुर से ही उसका उद्भव हुआ। और मतलब मसाला बनाने वाले, मैंने सुना है कि वो पहले साइकिल पर पुड़िया बना करके बेचता था, फिर बाद में उसने धीरे धीरे उतना बढ़ा लिया। इस पर बड़ा व्यंग है आपका? हमें मैटर पे नहीं जाना, मैटर तो सभी लोग जानते हैं ये सब। इस पर आपने क्या हमने तुम्हारे वास्ते गुजिया बनाई है, हमने तुम्हारे वास्ते गुजिया बनाई है, इनकार किया आपने मुंडी हिलाई है, जब गौर से देखा तेरा फूला हुआ मुखड़ा, जब गौर से देखा तेरा सूजा हुआ जबड़ा, तूने किसी से मांग के पुड़िया चबाई है, तूने किसी से मांग के पुड़िया चबाई है। यहाँ खरीदते कम है लोग, मांग के ज्यादा खाते हैं। मजदूर नामक जो है, क्या वो कविता है या कहानी है? कविता है। एक नहीं दोनों मजदूर, एक नहीं दो मजदूर। हाँ, चोरी मेहनत करते हैं भरपूर। वो होता क्या है कि आजकल पति भी कमाना चाहता है, पत्नी भी कमाना चाहती, तो नौकरी कर रहे हैं, तो मजदूरी ही तो हुई। लेकिन इससे घर चलाने में भी थोड़ी व्यवस्था का मुझे ऐसा लगता है कि सामना जरूर करना पड़ता है। हाँ, जब दोनों लोग नौकरी कर रहे होते हैं, तो घर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं। हाँ, सबसे है ना, बच्चे कह नहीं पाते हैं, शायद इसीलिए वो अपने दूसरे रास्तों को चुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारी समस्या यही है कि जो पति पत्नी दोनों कमाते हैं, वो बच्चे कतई नहीं देख सकते हैं। जिनके घर में दादा दादी हैं, उनके यहाँ इस मामले में मैं राधा साहब जी का नाम लेना चाहूंगी कि उनकी बहू भी कमाती है, बेटा भी कमाता है, और राधा दीदी अपने उनके दोनों बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ना, हाँ एक नहीं दो मजदूर, कि दोनों को सुबह छोड़ने जाती, शाम को लेने जाती, उनके खाने पीने पढ़ने सबका ध्यान पूरी तरह से रखती है। हाँ, तब तो नौकरी हो सकती है। लेकिन जिन घरों में बच्चों को देखभालने के लिए नहीं है कोई, हाँ, वहाँ नहीं करना चाहिए, वहाँ पर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी एक कविता है, चैनल जी, वो साहित्यकारों के ऊपर व्यंग है, और हमारे जैसे चैनल बनाने वालों के ऊपर भी व्यंग है। साहित्यकारों के ऊपर व्यंग नहीं है जी। आजकल 15 साल के बच्चे तक बना रहे हैं। अगर आपका नाम उनके पास है तो आंटी जी जरा उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक उसमें कमेंट डाल दीजिएगा, उसको अपने लोगों के पास भेज दीजिएगा। इस तरह से वो करते हैं। साहित्यकार और चैनल की बात है, छोटे उनको जो बच्चा पैदा हुआ उसके नाम पे भी चैनल माता पिता बना रहे, उसकी रोज की वीडियो बना डाल रहे हैं। लोगों चाह रहे हैं कि लोग देखें, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बस गया है कि चैनल बना लेंगे तो कल से हमारे कमाई पैसे आने लगेंगे। हाँ,
तो उसमें ये है कि हमहू खलिहर तुमहू खलिहर चलो बनाई हमहू चैनल, हमहू खलिहर तुमहू खलिहर चलो बनाई हमहू चैनल, हम तुमका सब्सक्राइब कर दे लाइक किन्हो हमारो चैनल। इधर कमेंटो तुम्हारा चैनल, तुम उधर कमेंटो हमारा चैनल, इधर कमेंटो तुम हमारा चैनल, इधर कमेंटो तुम्हारा चैनल, उधर कमेंटो हमारो चैनल, हमहू दौड़ब चैनल तुम्हारू दौड़ो चैनल, हम ना खाइबे तुम ना खाओ, बस यूट्यूब में टाइम बिताओ, क्योंकि जब टाइम नहीं दोगे तो खाएंगे कहाँ से। फेसबुक में केहो मजूरी, व्हाट्सएप में घर बनवाओ, इंस्टाग्राम में राशन लेके, ट्विटर से तेल मसाला लाओ, टेलीग्राम में धूम मचाओ, प्रतिलिप में पिकनिक मनवाओ, ट्विटर में टन घंटी बाजी, पीएम सीएम का टगुआओ। क्योंकि ट्विटर जो शुरुआत हुआ था वो राजनेताओं को टैग करने के लिए ही कि अपनी समस्या, लेकिन अब सब लोग उसी में। स्काइप में शोर मचाओ, जूम मीट में न्योता खाओ, और मैसेंजर में मिली विदाई वही का ब्लाकिस्तान पठाओ, क्योंकि मैसेंजर में ज्यादातर वही लोग आते हैं जिनको हाँ, जिनके पास में कुछ काम नहीं है, और रात बितावा के और दिन बितावा के और गुड नाइट और जी तो ये अच्छी है, और हमको एक सीख भी देती है कि हमको अधिकतम समय अपने नेट या इंटरनेट जैसी चीजों पर व्यतीत करने की जगह सामाजिक कार्यों में हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविकता अधिक सामाजिक कार्य नहीं, हमारे घर के आसपास हो रहे गलत कार्यों के लिए मुझे आवाज उठानी चाहिए। उस जमाने की बात दूसरी थी, आज के जमाने में आप 112 डायल करके, 1076 डायल करके, 1090 डायल करके भी बता देंगे कि मेरे मोहल्ले में कूड़ा पड़ा हुआ है, उठाने वाला नहीं आ रहा है, तो मजबूरन नगर निगम को भेजना पड़ेगा। आपको आपके पास नगर निगम का नंबर नहीं, कोई बात नहीं, आपके अगल बगल में कुत्ता मर गया है, आप 112 डायल कर दीजिए, कुत्ता मर गया, वो मजबूरन नगर निगम को भेजेंगे। तो ये काम लोग नहीं करना चाहते। आपकी बाई आती है, उसकी बच्ची नहीं पढ़ रही है, अगल बगल सरकारी स्कूल है, आप उसमें एडमिशन करवा दीजिए, सब कुछ तो फ्री है, क्योंकि वो एडमिशन नहीं करवा रही, इसीलिए जब आप एडमिशन करवा दोगे तो वो अपने आप बच्चा पढ़ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी समस्या भी देखी गई है कि स्कूल में एडमिशन होने के बावजूद वो कहते हैं कि नहीं, हम घर में काम करेंगे तो 4 पैसे मिलेंगे हमें। समस्या ही यही है, जो आपका ये श्रमिक वर्ग है उसको ये लगता है कि हमारे घर में जितने परिवार हैं उतने हाथ हैं। मैंने 2.5 साल की बच्ची को फूल की दुकान पे इतनी बड़ी सुई लेके फूल कोंचते देखा है। उसको ये लगता है कि ये स्कूल जाएगी तो कोई फायदा नहीं, अभी ये फूल कोंचेगी तो मेरा 10 रुपए का माला बिक जाएगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि पढ़ लिख जाएगी तो IAS बन जाएगी तो लाख रुपए, उसको उस दिन का लाख रुपए नहीं, आज के 10 रुपए दिखाई दे रहे। सही बात है, क्योंकि आज मजदूर वर्ग को तो सबसे पहली समस्या ये है कि उनका दिहाड़ी का जो खाना और कमाना है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या नहीं, उनकी सबसे बड़ी समस्या उनके यहाँ जो जहर घुसा हुआ। आप जितना भी मजदूर हमारे दरवाजे रोड पर चटाई बनाने वाले मूर्तिकार लोग हैं, वो एक मूर्ति वो 10,000 की बेचेंगे और शाम को पति पत्नी बच्चे सब पियेंगे। हाँ हाँ, ये बात तो है। हम आप सुबह चाय कई बार कुछ मजदूर तो बहुत अच्छी कमाई करते हैं, बावजूद इसके वो उसी स्थिति में रह जाते हैं। हम आप सुबह जब चाय बनाएंगे तो 2 पराठा बना लेंगे, उनके यहाँ 25 रुपए का 35 रुपए का दूध आएगा, 40 रुपए का टोस्ट का पैकेट आएगा या कचौड़ी आएगी, कुछ भी आएगी, मतलब उनका 200 रुपए का नाश्ता रोज हो जाएगा। और वो चप्पल नहीं खरीदेंगे, वो आपका हमारा मुंह देखेंगे कि आप चप्पल दे दो तो पहनेंगे। हाँ, उनकी मानसिकता ये बनी हुई है। मैं वहां साल में शुरुआत में बच्चों का जबरदस्ती एडमिशन करवा देती थी। वो लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, मैं सुबह जाती थी तो उधर खेल रहे हैं जबरदस्ती पकड़ के भेजती थी। अभी वो बसंत पंचमी आने वाली, अभी काम है नहीं भेजेंगे, अभी ये गणेश पूजन है, हमारे यहाँ भी मूर्ति बनाने काम है, आज ये काम आज वो काम करके वो भेजना ही नहीं। मुझे ऐसा ही एक वाक्य याद आ रहा है। हमारी एक सहेली थी, उसने अपनी मैरिज एनिवर्सरी में क्या किया, वो इलाहाबाद में रहती है, तो उसने कहेंगे कि हम इस बार एनिवर्सरी में कुछ नहीं करते हैं। उसने 21 कंबल खरीदे और खरीद करके गंगा के किनारे जो लोग भिखारी बैठे रहते हैं उनको गई अपनी एनिवर्सरी में 21 कंबल सबको दान कराई। वो कहेंगे आरती मैं गई और सबको मैंने कंबल उठाया जिनके पास में नहीं थे, और उधर से मतलब बांट के जब लौटने लगी तो देखा वो फिर ऐसे उखाड़े सो रहे थे। तो हमने एक से पूछा, हमने कहा अभी तो तुमको कंबल हम दे के गए, क्यों ऐसे सो रहे हो? कह रहा अरे कंबल ओढ़ो तेरा, हम का कितने कंबल ओढ़ जो ना तो कंबल ही दे जाते। अरे ये कंबल हम बेच दे, कंबल बेचे तो हमका पैसा मिले। हाँ, तो यही करते हैं क्योंकि वो नशे की वजह से वहां रुके हुए, उनका रीजन ही यही है।
तो कह लगी कि मुझे इतना अफसोस लग रहा था कि जैसे मेरा पैसा जाएगा। तो कई बार तो ये मदद भी समझ में नहीं आती कि आप कहाँ करें समाज में। हम बता रहे हम हैं, जिसको मदद कर रहे हैं वो हमारी मदद का कई बार नाजायज फायदा भी मदद उठाता आप रहता है। अपने जानने वालों की कीजिए। हाँ, आप जिनको, इसीलिए मैं यहाँ हमारी तरफ भी जैसे कोई आता ना कि हम फला संस्था चला, नहीं भैया हम खुद जाके देंगे। हमें किसी गरीब लड़की की शादी में मैं दे दूंगी 1000। आप गरीब के यहाँ क्यों जा रहे हो? है। आपके परिवार में आपके भाई हैं, बहन है, बुआ है, फूफा है, मामा है, उनके परिवार में जो गरीब व्यक्ति है उसको आप पैसे देने मत जाइए। आपने कपड़ा लिया जिसके नाप का है कि एक जोड़ी कपड़ा लिया, अरे ये जो है हमारे हस्बैंड 2 जोड़ी ले आए थे और एक ही जैसे हो गए दोनों, तो एक आप रख लीजिए। इस मतलब उनका उनको आत्मसम्मान भी बच जाएगा, उनका काम भी चल जाएगा। आप ये जो 5 थालियां हमने मंगाई थी और 5 वो भी ले आए, 5 हमारे पति भी ले आए, 5 बेटा भी ले आए, 10 हो गए, वापस करने कोई जा नहीं रही, इसको आप रख लीजिए। इस तरह से आप मदद कीजिए। जो अपने घर में आप गए उसके बच्चे को 1000 रुपए पकड़ाइए। हाँ, ये भी करना चाहिए बिल्कुल। आप मैं भी ऐसा ही करती हूँ दीदी। जैसे मैंने कुछ पैसा मैं अपने भगवान जी के गुल्लक में डालती हूँ, इनकी कमाई का जो भी अंश रहता है। और अपने यहाँ ऐसा विधान भी है कि अपना एक अंश जरूर देना चाहिए। वो पैसा जितना भी कलेक्ट हो जाता है, या तो हम कभी किसी गरीब लड़की की जान पहचान में उसकी शादी हो रही है या उसकी मम्मी नहीं खर्च कर सकती उसमें, और या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो जरूरत रहती है 5000 10,000, वो जितना भी मतलब मुझे लगता है कि इतने में इसका काम हो जाएगा, उतना मैं करती हूँ। तो ये मेरे अपने, इसीलिए मैं कहीं पर देने में मुझे बहुत अखराज जाता है कि मैं जब खुद इतना कर लेती हूँ, जब मुझे ये लगता है कि नहीं पता नहीं उपयोग होगा कि नहीं होगा, तो वहां से मैं थोड़ा सा रुकती हूँ। मतलब शोषण भी, मेरा भी शोषण नहीं हूँ और मैं संतुष्ट भी रहूं अपने आप में। तो रोड पर पड़े भिखारियों को कतई कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पड़े ही इसीलिए हैं कि मुझे मिले। सही बात है। आप कहिए पुड़िया मसाला हम 1000 रुपए बिकवा दे जाए, आप 100 रुपए रोज हमें वापस कर दें। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से साहित्यकार वर्ग में क्या सुधार देखना चाहती हैं? और सुधार नहीं तो आपको कुछ ऐसी चीजें जो लगता है कि ये नागवार है? बात यह है कि इस समय पे जो कविता है, जिसे जो मन हो रहा है, जिस लय में मन हो रहा है, उत्तुकांत अतुकांत एक पैराग्राफ भी लिख दे रहा है, उसको कविता नाम दे रहा है। आप उससे ये नहीं कह सकते कि ये कविता नहीं है। मतलब एक दहशत का भाव भी आ चुका है लोगों के मन में। हमें पता है कि ये एक मात्रा इनकी ये कविता इस कविता में बढ़ रही है जी। हम उससे कह नहीं सकते जी। ना पर्सनल, ना सामने पहले जो कविताएं होती थी, गोष्ठियां होती थी, मधु दीदी इस बात की गवाह हैं कि जब किसी की कविता पढ़ी जाती थी तो बड़े लोग वहीं खड़े खड़े बताते थे ये इसको कविता कहते हैं, ये तो तुम्हारी कविता ही नहीं, जाओ सुधार करो जाके। और ऐसे ऐसे करके और लोग सुधार करते थे। आज अगर आप किसी से कह दो तो अरे काव लड़ जाए उसी वक्त। तो अब कविता हो कहाँ रही? जो अच्छी कविता कर रहे हैं उनको लोग बुला ही नहीं रहे, क्योंकि उनको बुला लेंगे तो उनकी कविता छूट जाएगी। और जो वास्तव में प्रतिभाशाली कवि हैं उनको मंच नहीं है। सबके मठ बने हुए हैं, यही इतने लोग जाएंगे, वही इतने लोग जाएंगे। बाकी चाहे जितनी अच्छी कविता पढ़ाओ, गोष्ठियों में भी मठ बने हुए हैं कि इतने इतने यही लोग बुलाए जाएंगे। और दूसरा ये मैं जानना चाहती हूँ कि आप समाज के रूप में एक महिला होकर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप ये मत कहिए मैं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हूँ। आप वास्तव में पुरुषों से ज्यादा हैं, लेकिन जो हमारी सामाजिक संरचना बनाई गई थी शुरू से अभी तक कि पुरुष बाहर कमा के लाएगा, महिला घर में काम करेगी, तो अगर महिला बाहर काम करने जा रही है तो भी हमारी मानसिकता यही है कि महिला ही आकर चाय या पानी देगी। उसको आप इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। या तो आप बाहर कमाने जा रहे हैं तो एक परमानेंट ऐसा व्यक्ति रखिए जो आपके काम कर सके, और नहीं तो आप खुद करिए, या पति जो ला रहा उसमें संतुष्ट नहीं हो सकती कोई बात नहीं, लेकिन घर में अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप आंख कान खुले रखिए लेकिन मुंह बंद रखिए। झगड़े की जड़ सबसे बड़ी यही होती कि अब इतनी देर में चली आई, अभी तक चाय नहीं मिली, तो मैंने ठेका नहीं ले रखा चाय। आप चाय मत बनाइए, आप जाके कपड़े बदल के सो जाइए, लेकिन मुंह से मत बोलिए।
आज के झगड़े की सबसे बड़ी समस्या है कि घर का पत्नी को अगर पति कुछ कह रहा है या बहू को सास ने कुछ कहा, उसने एक कहा वो दो सुनाने को हाजिर, और उसको ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जवाब दे रहा हूँ। उनका ये फंडा है कि मैं तो अपनी बात रख रही हूँ। भाई बात रखने, आप बात मत रखिए, उनको भी पता है। वो मनमोहन सिंह की एक लाइन है कि 1000 जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। और पुरानी एक कहावत है, एक चुप तो 100 बलाएं टलती। हाँ, एक चुप 1000 बला टलती। 1000 बला टलती। तो ये जो आज की जनरेशन की, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो या बहू हो या सास हो, कोई भी हो, अपने से बड़े को जो जवाब देने की आदत हो गई है, समाज के विखंडन की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो कि पहले वो तुम्हारी हमें सुनना ही नहीं, हमें पता है। जो आज की जनरेशन ये चाहती है कि मुझे तो सब कुछ पहले, जो मैं कर रही हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आप सर्वश्रेष्ठ कर रही हो, लेकिन जो कह रहा है उसके सुनने में तुम्हारा क्या जाए? हो सकता है उसमें से इतना सा कुछ ऐसा निकल आए जो तुम्हारे मतलब का। आप कह रहे हो मैं सुनना ही नहीं, वैसे ही घर नहीं जुड़ पाते हैं। हाँ, जो सुनते नहीं है वो घर भी नहीं जुड़ पाते हैं। और दूसरी चीज इसमें जो आज के माता पिता, उनकी भी कमी है। ये कमी है कि अगर बच्चे ने आधी रात में कहा कि मुझे आसमान के तारे चाहिए, तो वो आसमान के तारे ढूंढने पहुंच जाते हैं। उनको दुकान खुलवा के आसमान के तारे लाना, भैया मुझे तो चिप्स खाना, मुझे ये वाला चिप्स खाना, तो वो वाले चिप्स के लिए वो उस बच्चे को ये नहीं बताते हैं कि अभी रात है, अभी दुकानें नहीं, आप सुबह लीजिए। आप उनको सपनों में क्यों रख रहे हो? उनको हकीकत में क्यों नहीं लेके आ रहे हो? नहीं, एक सिस्टम होता है कि हमें 9 बजे दुकानें खुलेगी, 9 बजे ही सामान मिलना। आप उसको बताइए, आप तो वही बच्चा आगे चल के जब आपसे कुछ मांगता है, अभी आप नहीं देते तो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, घर से भागता है, सुसाइड करता है, क्योंकि आपने उसको सिखाया ही नहीं है जिम्मेदारियों को निभाना, नहीं, धैर्य पूर्वक उसमें लगातार बस धैर्य सिखाना जरूरी है। जीवन में कभी लड़ाई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल में आई, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातों को अंजाम दिया और हमें बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए मिलता है। कानपुर में आकर जब भी मैं आपसे मिली हूँ तो मुझे एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, और बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि मैं कब आपको अपने यहाँ बुलाऊं और आपसे बातचीत करके उन चीजों को जानने की कोशिश करूं जो आपका मूल व्यक्तित्व है। आप हमारे चैनल में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दीदी, और आपका प्रेम, आपका स्नेह हमारे सर पर हमेशा बना रहे, मैं ऐसी ही कामना करती हूँ। नमस्कार।